हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, इस यूनिट से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट प्रश्न है और ये नए सिलेबस के ऊपर पूरी तरह से आधारित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, ताकि इसके बीच में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी के साथ जो है उसका आंसर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, उसके संदर्भ में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस स्थिति में जो है भारत का कोई नागरिक जो है अपनी नागरिकता खो सकता है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो है आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा आपका राइट हो जाएगा। पहला जो है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हो और दूसरा जो है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता हो। तो इन दोनों स्थिति में जो है भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है किस स्थिति में। पहला दिया गया है यहाँ पर युद्ध की स्थिति में, दूसरा दिया गया है विदेशी आक्रमण की स्थिति में, और तीसरा दिया गया है सशस्त्र बगावत की स्थिति में, और चौथा दिया गया है यहाँ पर आंतरिक उपद्रव की स्थिति में। और इसके संदर्भ में यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट हो जाएगा, यानी युद्ध के स्थिति में भी और विदेशी आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र बगावत की स्थिति में जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संसद के कौन से अवयव हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है केवल लोकसभा, बी ऑप्शन दिया गया है केवल राज्यसभा, और सी ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, और डी ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपको सही आंसर देना है कि इन चारों विकल्पों में से भारतीय संसद के कौन से अवयव हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद के अवयव हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि संसदीय स्वरूप की सरकार में राज्य की वास्तविक शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसमें निहित होती हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला जो है मंत्री परिषद, और बी जो दिया गया है राष्ट्रपति, और सी ऑप्शन दिया गया है सरकार, और डी ऑप्शन दिया गया है संसद। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मंत्री परिषद। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि संसदीय स्वरूप की सरकार में राज्य की वास्तविक शक्तियां इन चारों विकल्पों में से किस में निहित होती हैं। तो मंत्री परिषद में जो है निहित होती हैं। आप सभी देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारे मंत्री हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, तो उनके पास अलग अलग सेक्टर या अलग अलग विभाग के जो है पावर्स जो है उनके पास होते हैं। उस विभाग में वो कोई भी काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग विभाग के जो है अलग अलग मंत्री होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में या पूरे प्रदेश में उस डिपार्टमेंट या उस विभाग से जो है उनके अंदर अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्रमशः किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बताना है आपको इन चारों विकल्पों में से।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 552 और 250 के अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम शक्ति जो है आती है, या इसी में जो इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश किस प्रकार का हो सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है 2 माह के बाद स्वतः कलातीत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया है तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित न हो जाए। और सी ऑप्शन दिया गया है 6 महीने के अंतराल के बाद स्वतः ही एक कानून बन जाएगा। और डी ऑप्शन है संसद के अधिवेशन 6 सप्ताह की समाप्ति पर स्वतः कलातीत हो जाएंगे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। संसद के अधिवेशन 6 सप्ताह की समाप्ति पर स्वतः कलातीत हो जाएंगे। प्रश्न में ये पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश जो है संसद के अधिवेशन 6 सप्ताह की समाप्ति पर स्वतः कलातीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी ऑप्शन दिया गया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और सी ऑप्शन दिया गया प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। और डी ऑप्शन दिया गया प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत है। तो यानी यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म के लोगों को जो है अपने धर्म को मानने और जानने की पूरी तरह से आज़ादी है। और यहाँ पे प्रभुता संपन्न यानी कि लोगों की अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, वो बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं और स्वतंत्र है पूरे देश में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। यहाँ पर चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है चलाता है। आपको याद रखना है ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संसदीय स्वरूप की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है संसद की संप्रभुता। और बी ऑप्शन दिया गया है लिखित संविधान। और सी ऑप्शन दिया गया है कार्यपालिका का विधान पालिका के प्रति उत्तरदायित्व। और डी ऑप्शन दिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद की संप्रभुता। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से संसदीय स्वरूप की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण कौन सा है। तो संसद की संप्रभुता। देखिए यहाँ पर जो है आपको लगे कि वीडियो फास्ट है तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद जो है अपना आंसर देने का प्रयास करें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक अध्यादेश को प्रख्यापित किया जा सकता है किस स्थिति में। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संसद के दोनों सदनों के बीच टकराव हो। बी ऑप्शन दिया गया है संसद के दोनों सदनों में कोई अधिवेशन नहीं चल रहा हो। और सी ऑप्शन दिया गया है लोकसभा को भंग कर दिया गया है। और डी ऑप्शन दिया गया है चुनाव प्रक्रिया का आरंभ हो चुका है। तो आपको सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों में कोई अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो उस स्थिति में एक अध्यादेश को प्रख्यापित किया जा सकता है। आपको याद रखना है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन गणमान्य व्यक्तियों को हटाने के लिए संसद के संकल्प की आवश्यकता नहीं है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। बी ऑप्शन दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और सी ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त। और डी ऑप्शन है किसी राज्य का राज्यपाल।
तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस पद पर आसीन गणमान्य व्यक्तियों को हटाने के लिए संसद के संकल्प की आवश्यकता नहीं होती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है संसद के संकल्प की आवश्यकता नहीं होती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिनियम को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं भेज सकता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया वित्त विधेयक, बी ऑप्शन दिया गया संविधान संशोधन विधेयक, और सी ऑप्शन दिया गया है साधारण विधेयक, और डी ऑप्शन दिया गया है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्त विधेयक। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के अधिनियम को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए संसद को वापस नहीं भेजा सकता है। तो वित्त विधेयक को जो है वापस नहीं भेजा जा सकता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से सही युग्मों का मेल करें। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ अनुच्छेद के बारे में दिया गया है, दूसरे तरफ उस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उसके विवरण के बारे में दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला जो मैच करेगा वो मैच करेगा आपका, तो इसमें जो सही युग्म था हमें उसको बस मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला मैच कर जाएगा, पहला आपका सही है। यहाँ पे अनुच्छेद जो है 352, इसमें जो है आपात की उद्घोषणा के बारे में दिया गया है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको। और दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था, ये भी जो है आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे चौथा यानी अनुच्छेद 40 की जो है अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत और संगठन आते हैं, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 40 में जो है विवरण दिया गया है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर, और तीसरा सही नहीं है आपका। यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया, सही युग्मों का मिलान करना है और नीचे कूट दिया गया है। इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस सब के बारे में पता है। 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलता था, ये जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और 352 के अंतर्गत जो है आपात की उद्घोषणा के बारे में इसमें अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। उसके साथ ही साथ अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संगठन के बारे में अब मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता करते हैं। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला है लोकसभा, बी दिया गया राज्यसभा, और सी ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों सही है, और डी ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। प्रश्न में क्या पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति इन चारों विकल्पों में से किस संस्था की अध्यक्षता करते हैं। तो राज्यसभा की जो है अध्यक्षता करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए इसमें अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शून्य काल के दौरान क्या होता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बी ऑप्शन है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं, और सी ऑप्शन है विपक्ष के सदस्य अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और डी ऑप्शन है संसद एक अल्प विश्राम यानी अल्प विराम जो है विश्राम कर सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर देना है कि शून्य काल के दौरान क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं शून्य काल के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सामान्यतः विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किए जाते हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला जो है प्रश्नकाल की अवधि में, बी ऑप्शन है शून्य काल में, सी ऑप्शन है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद, और डी ऑप्शन है सदन को स्थगित किए जाने से पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शून्य काल में। प्रश्न में क्या पूछा गया कि सामान्यतः विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किए जाते हैं, तो शून्य काल में जो है विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संसद के सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान प्रस्तुत विधेयक पारित किया जा सकता है कहां पर, यहां पर बताना है आपको इन चारों विकल्पों में से। पहला जो दिया गया ऑप्शन पूर्ण बहुमत द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया है साधारण बहुमत द्वारा, और सी ऑप्शन दिया गया है 2/3 बहुमत द्वारा, और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर देना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साधारण बहुमत के द्वारा। प्रश्न में यही पूछा गया कि संसद के सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान प्रस्तुत विधेयक पारित किया जा सकता है, तो साधारण बहुमत के द्वारा जो है इसको पारित किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा के बिना राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी के द्वारा, बी ऑप्शन है संबंधित राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति के द्वारा, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और डी दिया गया है ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति के द्वारा। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किसकी अनुशंसा के बिना राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, तो संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के अनुमति के बिना जो है इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में संस्था के बारे में दिया गया है, और सूची 2 में जो है कार्य के बारे में दिया गया है कि कौन सी संस्था क्या कार्य करती है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो मैच करेगा आपका दूसरे के साथ जो मैच करेगा, यहाँ पर संसद जो है बजट का अधिनियम जो है इसके संबंधित कार्य करती है, और बी जो आपका मैच करेगा वो चौथे के साथ मैच करेगा। यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है व्यय की वैधता पर जो है कार्य करते हैं, और इसके साथ ही साथ सी जो मैच करेगा आपका वो पहले के साथ मैच करेगा। यहाँ पर वित्त मंत्रालय जो है बजट का निरूपण करता है, और इसके बाद जो है यहाँ पर आपका लास्ट डी वाला दिया गया है वो मैच करेगा आपका तीसरे के साथ। तो ये तीसरे के साथ मैच कर जाएगा। निष्पादन करने वाले विभाग जो है बजट का कार्यान्वयन जो है करते हैं। तो इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं, और नीचे कूट दिया रहता है, आपको उसमें सही आंसर जो है यहाँ पर ट्रिक कर लेना होता है। तो जिस प्रकार से हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि संविधान में अस्तित्व में आने के पश्चात पहली लोकसभा का निर्वाचन कब हुआ था। यहाँ पे चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 में हुआ था। संविधान में जो है अस्तित्व में आने के पश्चात पहली लोकसभा का निर्वाचन 1952 में जो है हुआ था। आपको याद कर लेना है, ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि सरकार धन का व्यय भारतीय संचित निधि में से करना चाहती है तो निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन आवश्यक है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है राष्ट्रपति का, बी ऑप्शन है संसद का, सी ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, और डी ऑप्शन है वित्त मंत्री का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद का। प्रश्न में क्या पूछा गया कि यदि सरकार धन का व्यय भारतीय संचित निधि में से करना चाहती है तो निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन आवश्यक है। तो संसद का अनुमोदन जो है आवश्यक है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का। देखिए आप इन चारों विकल्पों को पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद जो है आप आंसर जो है अपना दे सकते हैं। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आंसर मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में कोई समस्या ना हो। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी यह निर्धारित करने में सक्षम है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो है प्रधानमंत्री, बी है लोकसभा अध्यक्ष और सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अधिकारी यह निर्धारित करने में सक्षम है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, वो जो डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष, आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विधेयकों को पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो है धन विधेयक, बी है गैर वित्तीय विधेयक और सी ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से विधेयकों को पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक को जो है राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है, पहले जो है लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जो है राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शर्त की पूर्ति के साथ संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने में सक्षम बन जाती है। और ये प्रश्न जून 2006 में पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला दिया गया है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ, बी ऑप्शन है संविधान में उपयुक्त रूप से संशोधन किए जाने के बाद और सी ऑप्शन है राज्य विधायिकाओं के बीच विसंगति की स्थिति में और डी ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर देना है आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस शर्त की पूर्ति के साथ जो है संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने में जो है सक्षम बन जाती है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो है 10, बी दिया गया है 12 और सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 18। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12। प्रश्न में क्या पूछा गया कि राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं। तो 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जा सकते हैं राज्यसभा में। तो आपको याद कर लेना है यहाँ पे 12 सदस्य। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध वाले यूनिट से, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बता सकते हैं। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या कोई समस्या है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जो है जवाब 100% करूंगा, और मैं सभी के जवाब करता हूं। कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी समझ में नहीं आता या किसी टॉपिक पे, तो मैं उसका जवाब देता हूं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और इसके साथ ही साथ इस चैनल पे मैं आप सभी को जो है जॉब रिलेटेड अपडेट्स भी जो है प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर कोई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां होंगी उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा, चाहे टीचिंग की वैकेंसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, इससे संबंधित सभी जानकारियां जो है इस चैनल पे वीडियो के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और आप अगर नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, इस प्रकार से आप इसको प्रेस कर लीजिए और
और इसको ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगी जब आप इस बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। तो इस चैनल पर लगभग सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।